हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा की सीरीज में यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने अपने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है और साथ ही यूनिट 2 के फर्स्ट पार्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग में कुछ टॉपिक्स यानी द आइडिया बिहाइंड ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एंड एरर, टाइप ऑफ एक्सेप्शन, कंट्रोल फ्लो इन एक्सेप्शन, जेवीएम रिएक्शन टू एक्सेप्शन टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें देख लें, क्योंकि आपका यूनिट 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है यूनिट 1 से एंड ये टॉपिक जो पढ़ लिए हैं वो आगे भी कनेक्टेड होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ट्राई, कैच, फाइनल, थ्रोज इन एक्सेप्शन हैंडलिंग, इनबिल्ट एक्सेप्शन क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होते हैं, चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप कॉपी एंड पेन लेकर बैठ गए होंगे। सो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है यूजेस एंड पर्पस ऑफ ट्राई, कैच एंड फाइनल ब्लॉक। ये होते क्या है और इनका पर्पस क्या है और इनका यूज क्या है। ट्राई ब्लॉक, सबसे पहले ट्राई ब्लॉक को पढ़ते हैं। दिस ब्लॉक कंटेन कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। मतलब ये वो ब्लॉक है जो कंटेन करता है थ्रो एक्सेप्शंस को, जो कि एक्सेप्शन दे सकते हैं उन कोड्स को। जैसे आप जानते हो कि जावा प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन हैंडलिंग एक पावरफुल मैकेनिज्म है जो कि हैंडल करता है रन टाइम एरर को और अलाउ करता है एक प्रोग्राम को इजीली एग्जीक्यूट होने में। यहाँ पे वो सब इंग्लिश में लिखा है, एक बार इसे पढ़ लेना। सेम चीज लिखी है। अब ट्राई ब्लॉक का सिंटैक्स कैसा होता है, ट्राई एंड ट्राई के अंदर वो कोड लिखा होता है जो कि आपका एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। ट्राई के जस्ट बाद आता है आपका कैच। ये ट्राई ब्लॉक एंड कैच ब्लॉक ये दोनों हमेशा आपको एक साथ ही देखने के लिए मिलेंगे। कैच ब्लॉक क्या होता है, कैच ब्लॉक जब काम आता है जब ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन मिलता है। जैसे ही ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आएगा, कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन को कैच कर लेगा एंड ट्राई करेगा हैंडल करने की। इफ एन एक्सेप्शन अकर इन ट्राई ब्लॉक, द कैच ब्लॉक कैच इट। यू कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक, आपके पास मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं टू हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन, हैंडल करने के लिए डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शंस को। द कैच ब्लॉक स्पेसिफाई व्हाट टू डू व्हेन अ स्पेसिफिक एक्सेप्शन इज थ्रोन। कैच ब्लॉक आपको अथॉरिटी देता है कि आप उसे बताओ कैसे हैंडल करना है एक्सेप्शन को जो ट्राई ब्लॉक के अंदर आया है। सिंटैक्स कैसा होता है इसका, कैच होता है, एक्सेप्शन का नेम होता है कि कौन सा एक्सेप्शन आया है, जैसे कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन है या इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन है, वो सब यहाँ पे आप लिखोगे। एंड साथ ही उसे हैंडल कैसे करना है, कोड टू बी हैंडल द एक्सेप्शन, कि उस एक्सेप्शन को हैंडल कैसे किया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक एक ऑप्शनल ब्लॉक होता है। ये हमेशा आपको ट्राई ब्लॉक एंड कैच ब्लॉक के जस्ट बाद देखने के लिए मिलेगा। एंड इस ब्लॉक के अंदर आप उस कोड को लिखते हो जो कि आप एग्जीक्यूट कराना ही चाहते हैं, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। दिस ब्लॉक इज ऑप्शनल एंड कंटेन कोड दैट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड regardless of whether an exception was thrown or catch. It's typically used for cleanup activities like closing file stream or database connection. देखो, इस लाइन को समझने की कोशिश करो। जैसे कि आप फेसबुक या किसी भी अकाउंट में लॉगिन करते हो एंड लॉगिन करने के बाद दो तरह के आपके एग्जिट पोल होते हैं। एक तो आप सक्सेसफुल यानी आपने लॉगिन किया है तो आप लॉग आउट करोगे, तो आपने अपने डेटाबेस से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया है। लॉगिन करते हुए आपने कनेक्शन किया एंड लॉग आउट करते हुए आपने डिस्कनेक्ट किया। लेकिन व्हाट कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को जस्ट ऐसे ही क्लोज कर देते हो, उस टाइम पर डेटाबेस जो है हमारा खुला रह जाएगा, तो कोई भी उसे इजीली हैक कर सकता है एक तरीके से। ठीक है, लेकिन वो चीज़ होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यूज़ करते हैं फाइनली ब्लॉक का। जो भी आपके एप्लीकेशन के प्रोग्राम होते हैं उनमें एक फाइनली ब्लॉक होता है जो कि आपके कोड को कंटेन करता है कि प्रोग्राम बंद कर दिया जाए अगर उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है या एप्लीकेशन आपकी बंद कर दी जाए। मान लो 10-15 मिनट अगर आपका डेटाबेस खुला हुआ है और आपने उस पर कोई एक्टिविटी नहीं की है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। जैसे कि आपने कोई पेमेंट वाला पेज देखा होगा, अगर आप उस पर पेमेंट नहीं करते हो 5-6 मिनट तक तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है और आप उस पर पेमेंट नहीं कर पाते हो। या क्यूआर कोड वाला पेज होता है, या तो वो 2 या 4 मिनट बाद चेंज होता रहेगा, जैसे व्हाट्सएप ऐप का होता है। अगर आप उसको क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करते हो तो 3-4 मिनट बाद बार बार चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ फाइनली ब्लॉक का यूज़ किया हुआ है कि इतने टाइम तक अगर इसे कोई यूज़ नहीं करता है तो ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया जाए एंड चेंज कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इट्स टिपिकली यूज टू क्लीन अप एक्टिविटीज, क्लीन करने के लिए एक्टिविटीज को, एंड क्लोजिंग द फाइल स्ट्रीम और डेटाबेस कनेक्शन, यानी डेटाबेस कनेक्शन को बंद करने के लिए यूज होता है। इसका सिंटैक्स कैसा होता है, फाइनली होता है एंड फाइनल के अंदर आपका वो कोड लिखा होता है जो कि आपको एग्जीक्यूट कराना ही कराना है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम ऑलरेडी एक्सप्लेन अबव। एग्जाम्पल इसका हमने ऊपर कर लिया है, एक बार देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल था। लास्ट लेक्चर का जो हमारा प्रोग्राम था वही इसका एग्जाम्पल है। एक बार इसे पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा कि ट्राई क्या है, कैच क्या है एंड फाइनली क्या है। एंड जो भी प्रोग्राम है इसको अपने
कंप्यूटर में अपने सिस्टम में चलाकर जरूर देखें एंड इन चीज़ों को चेंज कर लें, जैसे कि दिस मैसेज विल बी ऑलवेज प्रिंटेड, इस मैसेज की जगह कुछ और लिख लेना, एक्सेप्शन कैच इसकी जगह कुछ और लिख लेना कि उसे हैंडल कैसे करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है अब हमारा यूज ऑफ थ्रोन कीवर्ड। देखो दो तरीके से मैंने इसको समझाया हुआ है, कौन कौन सा, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस एंड एग्जामिनेशन पर्पस, लेकिन दोनों के एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो किसी में भी। पहले समझते हैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस से। ठीक है, इमेजिन करो कि आप एक गेम खेल रहे हो और उस गेम के अंदर कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं, लेकिन कोई उन रूल को ब्रेक करता है तो आप गेम को रोक दोगे एंड पॉइंट आउट करोगे उसको कि यहाँ पर ये गलत हुआ है। ठीक है, सेम चीज जावा में थ्रो कीवर्ड करता है। ठीक है, इट्स लाइक सेइंग hey something went wrong here and we need to stop and deal with it। आई होप आपको समझा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। when you use throw you are creating an error on purpose because you have detected something that shouldn't happen। आपको कुछ ऐसी चीज मिली है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, आपके प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज मिली है। it's a way for your program to say I can't handle the situation so I am going to someone else for deal with it। हेयर एन ईजी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ जाएगा। पहले पढ़ते हैं एग्जाम्पल में लिखा क्या है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पब्लिक क्लास बर्थडे पार्टी, आपने क्लास बनाई है बर्थडे पार्टी, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आरजेएस इनवाइट फ्रेंड, दो मेथड है, एक के अंदर आपने नेम दिया है चार्ली एंड दूसरे के अंदर आपने स्पेस छोड़ दिया। एक कमेंट लिखी है, इसे आप पढ़ो क्या लिखा है। इससे आगे static void invite friend string name and if name is empty then throw a new illegal argument exception and friend's name cannot be empty। एंड उसके बाद system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड इन्विटेशन सेंड टू एंड प्लस वो नेम जिसको आपने इन्विटेशन सेंड किया है। समझते हैं क्या हुआ है इसमें। इन दिस प्रोग्राम वी हैव अ मेथड कॉल इनवाइट फ्रेंड दैट सेंड एन इन्विटेशन टू अ फ्रेंड बट वी नीड टू मेक श्योर वी राइट अ फ्रेंड्स नेम। इफ वी फॉरगेट and send empty name, the throw keyword create an error called illegal argument exception। throw keyword illegal argument exception को लेके आ जाएगा वहां पे and this stop the program and tell us that we cannot invite a friend without a name। समझ में आया आपको कि क्या लिखा है ऊपर, सेम प्रोग्राम है, दोबारा पढ़ते हैं इसको, अब आपको इजीली समझ में आएगा क्या हुआ है इस प्रोग्राम में। सबसे पहले आपके पास पब्लिक क्लास, आपने बर्थडे पार्टी की क्लास बनाई और उसके अंदर आपने मेथड बनाया इनवाइट फ्रेंड और उसके अंदर आपने नेम लिखा कि किसको आप भेज रहे हो। एक बार आपने उसके अंदर नेम नहीं लिखा है, इसने क्या बोला, अगर आप एम्प्टी छोड़ देते हो नेम को, इफ द नेम इज एम्प्टी वी थ्रो एन एक्सेप्शन, अगर नेम नहीं लिखा हुआ है तो थ्रो कर देना एक एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन के साथ कौन सा मैसेज कि फ्रेंड नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, और वही चीज यहाँ पे आई है। इसके बाद आता है आपका एग्जामिनेशन पर्पस, यानी आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, कोई नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको यूज करने होते हैं, जिन्हें पढ़ के सामने वाला टीचर खुद ही नंबर दे देता है कि हाँ यार सही लिखा है बंदे ने। तो इन जावा प्रोग्रामिंग द थ्रो कीवर्ड प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। जावा के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग में थ्रो कीवर्ड एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बाय अलाउइंग यू टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन, जो स्पष्ट रूप से एक्सेप्शन को थ्रो करता है। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। It give you the control to generate an exception from a method or any block of code। ये आपको कंट्रोल देता है जनरेट करने के लिए एक्सेप्शन फ्रॉम एनी मेथड ब्लॉक ऑफ द कोड व्हेन ए स्पेसिफिक कंडीशन अगर, जब भी कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। द थ्रो कीवर्ड इज फॉलोड बाय एन इंस्टेंस ऑफ थ्रोएबल क्लास और इट्स सब क्लासेस। समझते हैं जो इसका एग्जांपल है उससे। लेट्स से you have a method that calculate the division of two numbers। You want to make sure that the denominator is not 0 to avoid the arithmetic exception। You can use throw keyword to throw an exception if the denominator is 0। समझ गए होगा आप कि आपको प्रोग्राम के अंदर लिखना क्या है। लिखा आपने पब्लिक क्लास एंड आपने क्लास का नेम दे दिया डिवीजन कैलकुलेटर, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन ट्राई बनाया, ट्राई के अंदर आपने एंड रिजल्ट दिया एंड डिवाइड करा 10 को 0 से। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द रिजल्ट प्लस रिजल्ट ये आ जाए, लेकिन उसके बाद है जस्ट कैच। कैच क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ एक्सेप्शन आएगा एंड एक्सेप्शन क्या होगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन होगा। ठीक है, उसके साथ ही जब वो हैंडल कैसे करेगा उसको, जैसे ही अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा तो उसे हैंडल कैसे करेगा, हैंडल करने के लिए आपने कहा कि सर वो एरर बता दे और साथ में इस एरर को वहाँ प्रिंट कर दे। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक इंट डिवाइड इंट न्यूमिनेटर and denominator। if denominator is equal to 0 throw a new arithmetic exception। exception आ जाए एक न्यू और मैसेज क्या है कि कैन नॉट डिवाइड बाई 0।
ठीक है, एंड रिटर्न न्यूमिनेटर डिवाइड डिनोमिनेटर। अब समझो क्या हुआ इस कोड में। इन दिस अबव कोड द डिवाइड मेथड चेक इफ द डिनोमिनेटर इज जीरो। इफ इट इज, अगर वो है, इट थ्रो एन अर्थमेटिक एक्सेप्शन, वो थ्रो कर देगा एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन विद द मैसेज कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। ठीक है, this main method called divide inside a try block, which means it's prepared to handle the exception. वो प्रिपेयर था पहले से ही इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। इफ द एक्सेप्शन इज थ्रोन, अगर हमारा एक्सेप्शन आता है, द कैच ब्लॉक कैच इट एंड प्रिंट्स द एरर मैसेज। अगर हमारा एक्सेप्शन होता है, जो कि हमें पता है कि कैच ब्लॉक उसे कैच कर लेगा एंड प्रिंट कर देगा, यानी जो भी उसे हैंडल करने के लिए मैसेज दिया है उसको। This is how the throw keyword is used to create a controlled response to exceptional condition in your code. It's particularly useful for creating custom exception and handling specific scenario that is the built-in exception don't cover. मतलब जो कि आपके built-in exception cover नहीं करते हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ मिलती हैं। इसके बाद आता है हमारा use of throws keyword। इससे ऊपर क्या था throw, और यहाँ क्या है throws। दोनों के बीच में डिफरेंस भी है, उसको भी समझेंगे। पहले से अंडरस्टैंडिंग पर्पज से समझ लेते हैं। थिंक ऑफ थ्रोज एज अ वार्निंग लेवल ऑन ए प्रोडक्ट। थ्रोज को ऐसे समझो जैसे कि किसी प्रोडक्ट पे वार्निंग लेवल लिखा होता है। इट डज नॉट फिक्स एनी प्रॉब्लम बाय इटसेल्फ, ये अपने आप कोई प्रॉब्लम फिक्स नहीं करता है, बट इट टेल्स यू व्हाट कुड गो रॉन्ग व्हेन यू यूज इट। मतलब अगर आप इसको यूज करते हो तो ये बता देता है आपके प्रोग्राम में कि क्या चीज गलत हुई है। इन जावा व्हेन यू सी मेथड विद थ्रोज, इट्स लाइक द मेथड इज सेइंग हैंड्स अप, I might catch certain problems when you run me। मतलब जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो ये कैच कर लेगा प्रॉब्लम्स को और बता देगा अगर आपने थ्रो को यूज किया है। अब ये काम कैसे करता है, इजी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन यू हैव अ प्रोग्राम दैट्स लाइक ए लाइब्रेरी, जो कि बिल्कुल लाइब्रेरी की तरह है, एंड यू हैव अ मेथड कॉल्ड रीड बुक विच इज लाइक ट्राई टू टेक अ बुक ऑफ द सेल्फ एंड रीड इट। मतलब आपके पास एक मेथड है रीड बुक का, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप एक बुक को ले रहे हो एंड उसे पढ़ रहे हो, लेकिन समटाइम्स द बुक माइट नॉट बी देयर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लाइब्रेरी में वो बुक नहीं है, तो ये एक तरीके का प्रॉब्लम है, ये हमारे लिए एक तरीके का एक्सेप्शन है। इसी चीज को प्रोग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हमने पब्लिक क्लास ली लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के अंदर पब्लिक वॉइड रीड बुक स्ट्रिंग बुक नेम एंड थ्रो फाइल नोट फाइंड एक्सेप्शन। मतलब दिस मेथड से इट माइट कॉज अ प्रॉब्लम कॉल्ड फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन। अगर आपको किताब नहीं मिलेगी जो कि एक प्रॉब्लम है, वो हमारे लिए एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन कौन सा होगा, फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन। फाइल बुक इज इक्वल टू न्यू फाइल एंड बुक नेम, एंड इफ बुक नॉट एग्जिस्ट तो क्या होगा, थ्रो ए न्यू फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन, और उसके साथ एक मैसेज प्रिंट हो जाए, यानी उसे हैंडल करने का तरीका सॉरी प्लस बुक नेम जो भी उन्होंने बुक सर्च करी है एंड इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, दिस बुक इज नॉट देयर, वी हैव अ प्रॉब्लम एंड वी लेट इट बी नो। अदरवाइज इफ बुक इज देयर यू कैन रीड इट एंड कोड टू रीड द बुक गोज हियर। जो भी आपका कोड है रीड करने का बुक को, वो आपको यहाँ लिखा जाएगा। अब द रीड बुक मेथड हैज अ थ्रो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन पार्ट। दिस इज द वार्निंग लेवल, ये एक तरह का वार्निंग लेवल है, मतलब वो काम तो कर नहीं रहा है लेकिन वार्निंग दे रहा है एक्सेप्शन का। इनसाइड अ मेथड इफ द बुक इज नॉट देयर वी यूज थ्रो टू एक्चुअली से वी हैव अ प्रॉब्लम। ध्यान देना, बात कर रहे हैं हम थ्रोज की, लेकिन यहाँ क्या यूज हुआ है, वी यूज थ्रो, हम यूज कर रहे हैं थ्रो का। तो थ्रोज में यहाँ से डिफरेंस करना शुरू करना। थ्रो सिर्फ दिखाता है या बताता है कि आपकी क्या चीज कमी है, एंड थ्रो उस चीज पे वर्क करता है। Now anyone who want to use the readbook method needs to be ready to handle this problem। पहले ही हमको बता दिया है throws exception ने कि ये प्रॉब्लम होगी, उसको आपको हैंडल करने के लिए रेडी रहना है। They need to know how to react if the book is not there। So throws is all about giving a hands up that there might be a issue, and it's up to the person using the method to be prepared for them। It's like telling your friend to bring a umbrella because it might rain, it's better to ready just in a case। ठीक है, ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में था समझाने के पर्पज से कि क्या है, लेकिन ये वाला एग्जांपल आप बिल्कुल लिख सकते हो। इसकी डेफिनेशन में या थ्योरी में क्या लिखना है वो एग्जामिनेशन पर्पज से उसे और देख लेते हैं। इन जावा the throw keyword is used in the signature of a method to indicate that method might throw certain type of exception। It's a way for the method to tell the compiler and the developer using the method that they need to be aware of the handle these potential issue when they call the method। एंड एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप खुद पढ़ना, खुद समझने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, जो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी कराया उसको लिख देना है आपको।
इससे आगे हमारा अगला टॉपिक आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चांसेस हैं इसके आने के, डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज। आपके सिलेबस में दोनों का नाम लिखा हुआ है, थ्रो का भी एंड थ्रोज का भी। एंड सेकंड चीज़, यूनिट 2 में से ज़्यादातर आपसे डिफरेंस के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें 3 से 4 टॉपिक हैं पूछने के लिए। एक्सेप्शन है, एरर है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, थ्रो एंड थ्रोज के बीच में एक्सेप्शन है, चेक्ड एंड अनचेक्ड के बीच में डिफरेंस है। तो चांसेस है डिफरेंस पूछे जाने के। तो डिफरेंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना, समझना, उन्हें याद करना। अभी मैंने आपको थ्रो के बारे में बताया एंड थ्रोज के बारे में बताया। नाउ यू विल ट्राई कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आप अपना पढ़ो इस चीज़ को, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। इजी लैंग्वेज में लिखा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इनबिल्ट एक्सेप्शन। ये भी दो तरीके से है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस एंड फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। पहले समझ लेते हैं, फिर एग्जामिनेशन पर्पस के हिसाब से लिख लेंगे। कोई अलग चीज़ नहीं लिखी है अंडरस्टैंडिंग में और एग्जामिनेशन पर्पस में, बस समझाने के तरीके से वो थोड़े से अलग लिखे हुए हैं। अगर आप अंडरस्टैंडिंग वाला भी लिख कर आओगे तो आपके कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जो भी लिखा है अगर आप उसे लिख के आओगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। इन जावा, इनबिल्ट एक्सेप्शन आर लाइक प्री मेड एरर मैसेज, मतलब जो पहले से ही बने हुए हैं। दैट इज द जावा सिस्टम यूज टू टेल यू समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल योर प्रोग्राम वाज रनिंग। थिंक ऑफ them as a automatic alert that pop up to let you know there is a problem that need fix. Here an easy example. Imagine you have a box with 5 apples. इमेजिन करो आपके पास एक बॉक्स है जिसमें आपके पास 5 सेब हैं एंड यू ट्राई टू टेक आउट द 6th एप्पल, और आप कोशिश कर रहे हो उसमें से 6 नंबर का एप्पल निकालने की। बट देर इज नो 6th एप्पल, राइट? वहाँ पे तो 6th एप्पल है ही नहीं। इन जावा इफ यू ट्राई टू डू समथिंग सिमिलर विद द लिस्ट, अगर जावा के अंदर आपने एक लिस्ट बनाई है और लिस्ट में आपने इंडेक्स दिए हैं 5 और आप कोशिश कर रहे हो कि आप 6 इंडेक्स पे से कुछ निकाल लो, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इनबिल्ट एक्सेप्शन। इनबिल्ट एक्सेप्शन नाम से समझ जाते हैं। इनबिल्ट मतलब जो जावा खुद प्रोवाइड करता है वो इनबिल्ट चीज़ें होती हैं। पढ़ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग पर्पस एंड एग्जामिनेशन पर्पस। दोनों चीज़ सेम है, आप दोनों में से कोई सा भी लिखोगे, दोनों में से आप जोन सा भी लिख दोगे उस पर आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। इन जावा इनबिल्ट एक्सेप्शन आर लाइक प्री मेड एरर मैसेज, मतलब जो पहले से ही एरर मिल चुके हैं वही बने हुए एरर। दैट्स अ जावा सिस्टम यूज टू टेल यू समथिंग वेंट रॉन्ग, ये जावा का तरीका होता है बताने के लिए कि कुछ गलत हो रहा है। वाइल योर प्रोग्राम वॉज रनिंग, जब आपका प्रोग्राम चल रहा हो। थिंक ऑफ देम एज ऑटोमेटिक अलर्ट दैट पॉप अप to tell you know there's problem that's need fixing. And here in easy example, imagine you have a box with 5 apple, आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 एप्पल हैं एंड यू ट्राई टू टेक आउट द 6th एप्पल, और आप कोशिश कर रहे हो एक 6ठा एप्पल निकालने के लिए। बट देयर इज 6 एप्पल, क्या वहाँ 6th एप्पल है? नहीं है, वही लिखा है बट देयर इज नो 6th एप्पल। इन जावा इफ यू ट्राई टू डू समथिंग सिमिलर विद द लिस्ट you will get an array index out of boundaries exception, मतलब अगर जावा में आप सेम चीज ट्राई करने की कोशिश करो लिस्ट के साथ तो आपको एक एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेगा। उसका नाम क्या होगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंडेज एक्सेप्शन। इट्स जावाज वे टू सेइंग हे यू आर ट्राइंग टू गेट समथिंग दैट इज नॉट देयर। ये जावा का तरीका होता है बताने का कि जो चीज आप लेना चाह रहे हो वो आपके प्रोग्राम में नहीं है। एग्जाम्पल क्या है इसका? देखो, एग्जाम्पल बनाने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको एक अलग ही प्रोग्राम लिखना है। जो भी आप अपना थ्योरी में बताते हो आप उसे एज ए प्रोग्राम लिख देते हो तो वो भी आपका प्रोग्राम ही होता है। ठीक है, तो आगे से आप ये मत सोचना कि एग्जाम्पल में हमको एक अलग से प्रोग्राम लेकर आना है, वो लिखेंगे तो हमें पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। जो भी आपने ऊपर अपनी थ्योरी में लिखा है उसे ही आप एग्जाम्पल में लिख दो। हेयर हाउ टू लुक्स इन कोड, आपने ट्राई लिया, ट्राई के अंदर आपने क्या लिखा? एक एरे इंट एप्पल बॉक्स, और उसके अंदर आपने कितने एप्पल दिए? एक तरीके से 5। ठीक है, कमेंट में क्या लिखा है? अ बॉक्स विद 5 एप्पल। इंट नॉन एक्सिस्टेंट एप्पल एंड एप्पल बॉक्स इज इक्वल टू 5। उप्स, देयर इज नो 6 एप्पल। कैच array index out of boundaries exception and system.out.println you tried to get an apple that does not exist। अब यहाँ पे क्यों लिखा है there is no 6th apple? क्योंकि आपने इंडेक्स 5 पे देखा है। इंडेक्स आपका 0 से चालू होता है तो 0 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा और 5 जाएगा आपका 6th वाले उस पे जो इसके आगे होगा कहीं, तो वो तो है ही नहीं इसमें। तो इस वजह से उसने कहा कि जो आप एरे यानी इंडेक्स 5 पे देख रहे हो वो यहाँ पे नहीं है। In this code we are trying to get 6th apple, apple box 5th, यानी 5 इंडेक्स पे जो है उसको। Because in Java we start counting from 0, लिखा भी है, but since it's not there, Java tells us with an exception, we catch that exception and print a message to understand what went wrong. That's how inbuilt exception work in Java। इसी तरीके से Java exception के अंदर हमारा inbuilt काम करता है। एग्जामिनेशन पर्पज के हिसाब से थ्योरी देख लो एंड प्रोग्राम भी क्या है। इन जावा built-in exception are the exception that are predefined in Java libraries
and are used to handle various standard error conditions that may occur during the execution of a program. Here are some of key built-in exception in Java with example. कौन कौन से होते हैं हमारे? अर्थमेटिक एक्सेप्शन, उसके बाद हमारा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंडेज एक्सेप्शन जो कि आपने अभी ऊपर पढ़ा है, ठीक है, या क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन या फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो था। उसके अलावा मतलब काफ़ी होते हैं आगे, तब आप एक्सेप्शन तो काफ़ी हैं जो आपके इनबिल्ट हैं, पढ़ सकते हो आप, ठीक है, एटसेट्रा। आप 2 या 3 लिख दोगे तो भी चल जाएगा काम। आपको भी पता है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन कैसे होता होगा या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कैसे होता है, तो उनका छोटा छोटा प्रोग्राम आप खुद भी बना के लिख सकते हो, आप यहाँ से भी देख सकते हो। जैसे कि दिस एक्सेप्शन इज थ्रोन व्हेन एन एक्सेप्शनल अर्थमेटिक कंडीशन हैज अकर्ड सच एज डिवाइडिंग बाय 0। इसी एग्जाम्पल को हम पढ़ते हुए आ रहे हैं एक तरीके से, आपको ये याद भी हो गया होगा। ट्राई करा आपने int a is equal to 30 and b is equal to 0 and int c is equal to a divide b, जो कि अटेम्प्ट करना है आपका डिवाइड बाय 0। एक तरीके से कैच कर लेगा इसको अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और हैंडल कैसे करेगा उसको? हैंडल करने के लिए वो लिख देगा कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, ये आपका इसके अंदर लिखना है। एरे इंडेक्स का भी सेम ऐसा ही है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। क्लास नॉट फाउंड का भी आपने अभी ऊपर एग्जांपल पढ़ा था, फाइल नॉट फाउंड का भी आपने पढ़ा हुआ है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन इन जावा आर कस्टम एक्सेप्शन दैट यू क्रिएट फॉर हैंडलिंग स्पेसिफिक एरर सिचुएशन दैट द स्टैंडर्ड एक्सेप्शन डू नॉट कवर। मतलब कोई प्रोग्राम आप ऐसा बना रहे हो, कोई एक्सेप्शन ऐसे हैं जो कि जावा के अंदर नहीं पता चले अभी तक, तो आप अपने ही क्रिएट कर सकते हो एक्सेप्शंस को और उन्हें हैंडल भी कर सकते हो। They are particularly useful when you want your program to throw an exception that has a specific meaning with your application and context. To create a user-defined exception, you extend the exception class or any of the subclass. कैसे बनता है इस चीज को समझते हैं। Here the detailed explanation with an example. Let's say you are building an application. आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं for a library, एक लाइब्रेरी के लिए, and you want to make sure that the user is not allowed to borrow a book if they already have overdue books. मतलब आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि यूजर को अलाउ ना हो दूसरी बुक लेना जब तक उसके पास पहले बुक ऑलरेडी हो। जब तक वो उसे वापस नहीं देगा तब तक उसे दूसरी बुक नहीं मिलेगी। यू कैन क्रिएट ए कस्टम एक्सेप्शन कॉल्ड ओवर ड्यू बुक एक्सेप्शन। मतलब ये आपने खुद बनाया, ये कहीं डिफाइंड तो है नहीं है, तो आप इस तरीके से खुद भी अपना एक एक्सेप्शन बना सकते हो फॉर दिस स्पेसिफिक सिनेरियो। फर्स्ट यू डिफाइन योर कस्टम एक्सेप्शन क्लास बाय एक्सटेंडिंग द एक्सेप्शन क्लास। यहाँ से समझते हैं कैसे बनेगा। क्लास लिया आपने, क्लास के अंदर ओवर ड्यू बुक एक्सेप्शन दिया एंड एक्सटेंड कर दिया एक्सेप्शन से। उसके बाद पब्लिक ओवर ड्यू बुक एक्सेप्शन स्ट्रिंग मैसेज जो भी आप दोगे और सुपर मैसेज। नाउ यू कैन यूज द एक्सेप्शन इन योर एप्लीकेशन लॉजिक। अब आप अपने एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? पब्लिक क्लास लाइब्रेरी पब्लिक वॉइड बोरो बुक स्ट्रिंग बुक आईडी मेंबर एंड थ्रो ओवर ड्यू बुक एक्सेप्शन। इफ मेंबर हैज ओवर ड्यू बुक तो क्या होगा? थ्रो न्यू ओवर ड्यू बुक एक्सेप्शन मेंबर हैज ओवर ड्यू बुक एंड कैन नॉट बोरो मोर। ये आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा। एंड लॉजिक to borrow the book. In this borrow book method, you checked if the member has any overdue book. If they do, अगर उनके पास है, you throw an overdue book exception, which you can then catch and handle appropriately. Public class main, public static void main string args, library is equal to new library, and member is equal to new member. Assume member is a class that represent a library member. हमने क्या करा? ट्राई के अंदर लिखा लाइब्रेरी डॉट बुक बोरो एंड 1 2 3 4 5 मेंबर्स, ठीक है। कैच करा ओवर ड्यू बुक एक्सेप्शन एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड जो भी मैसेज आप लिखना चाहते हो वो मैसेज, या यू कैन नॉट बोरो अदर बुक्स, यू हैव ऑलरेडी अ बुक, इस तरीके मैसेज आप प्रिंट करा सकते हो। In the main method, when you call borrow book, you handle the overdue book exception in the catch block. This way, you can provide a meaningful message to user and prevent them from borrowing more books until they return the overdue ones. Creating user-defined exception help make your code more readable and maintainable, as it allow you to create exceptions that are specific to the needs of your application. आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये आते कहाँ से हैं, वाई यूज दैम, इनको यूज किया जाता है, इनका एग्जाम्पल एंड इन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखा है, इसको आप ऐसे ही लिखाओगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एंड डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। चलो इसे देख लेते हैं। फीचर्स क्या हैं? व्हेन डू दे अकर, ये आते कब हैं? एट कंपाइल टाइम,
आपके चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन होते क्या क्या हैं, समझने की कोशिश करो। जो आपके चेक्ड एक्सेप्शन है वो आपके कंपाइल टाइम पे आते हैं और अनचेक्ड एक्सेप्शन आपके रन टाइम पे आते हैं। अभी हमने पहले पढ़ा था कि एक्सेप्शंस हमारे रन टाइम पर ही आते हैं, हमें यही बताया है कि एक्सेप्शंस हमारे रन टाइम पे आते हैं, लेकिन जो एक्सेप्शंस हमारे चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं वो रन टाइम से पहले कंपाइल टाइम पर ही आ जाते हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट है एट कंपाइल टाइम जावा चेक दीज व्हेन यू आर राइटिंग योर कोड, मतलब एट कंपाइल टाइम ये आते हैं एंड जावा चेक दीज व्हेन यू आर राइटिंग द कोड, इनको जब चेक करता है जब अपना कोड लिख रहे होते हैं। और अनचेक्ड एक्सेप्शन आपके एट रन टाइम, दीज पॉप अप व्हाइल द प्रोग्रामिंग इज रनिंग, जब भी आपका प्रोग्राम रनिंग हो रहा है। व्हाट आर दे फॉर? टू हैंडल सिचुएशन दैट आर आउटसाइड योर कंट्रोल लाइक ए मिसिंग फाइल, जो कि आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं उन चीज़ों को। एंड टू डील विद प्रोग्रामिंग बग्स लाइक ट्राइंग टू डिवाइड बाय जीरो। हैंडल दैम कैसे, मतलब हैंडल कैसे करें? यू मस्ट हैंडल दैम इन द कोड आइदर विद द ट्राई कैच और बाय डिक्लेयरिंग दैम, और इनको इट्स अप टू यू टू हैंडल दैम, जावा वोंट रिमाइंड यू। ये आपके ऊपर है कि आपको इनको हैंडल करना है या नहीं करना है, जावा आपको इनको रिमाइंड नहीं कराएगा। एग्जांपल क्या है? इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ क्या होते हैं? नल पॉइंटर एक्सेप्शन होता है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन होता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंडर्स एक्सेप्शन होता है। सब क्लासेस ऑफ एक्सेप्शन क्लास एक्सपेक्ट फॉर रन टाइम एक्सेप्शन, और ये रन टाइम एक्सेप्शन क्लास। And are they checked by the compiler? Yes, the compiler check and reminds you to handle them. No, the compiler doesn't check these, so it won't reminds you. यहाँ खत्म होता है आपका यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट। इस लेक्चर में इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे यूनिट 2 के सेकंड पार्ट इनपुट आउटपुट बेसिक्स के बारे में। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा और आपको ये पता लगा होगा कि आपको एग्जाम में किस तरीके से अपने आंसर्स को कैसे लिख के आना है। अगर आपको लेक्चर समझ आते हैं, नोट्स पसंद आते हैं, तो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स जरूर दिया कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके रिस्पॉन्स से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।